आज नया टॉपिक है भारत का नदी तंत्र। नदियाँ, रिवर सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है और जो प्रश्न आते हैं विशेष करके इनकी सहायक नदियों से आता है। कोई नदी है उसकी सहायक नदी है और टफ से टफ प्रश्न ये आएगा कि दाईं ओर से कौन गिरती है और बाईं ओर से कौन सी गिरती है। इसके अलावा इसके उद्गम स्थल है, बहाव है, वो नॉर्मल है, याद हो जाएंगे आराम से। दिक्कत आएगी उनकी सहायक नदियों को याद करने, वो भी अगर नक्शे के साथ देखोगे ना तो वो भी याद हो जाएगी। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जैसे गोदावरी की नदियों, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, इनका विशेषकर ध्यान रखना। तो अब भारत में नदियाँ हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो देखो ये अरब सागर है, अरब सागर में, और ये हैं बंगाल की खाड़ी। गिरने के दो ही स्थान हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या अरब सागर में गिरेगी। लेकिन जो नदियां निकलती हैं वो अलग अलग जगहों से निकल रही। देखो कैसे कैसे हैं ये हिमालय है, हिमालय वाला हिस्सा है ये। तो कुछ नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा, काली, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, वरुणा, असी, ये जितने भी नाम बोला है मैंने, ये सारी हिमालय से निकलती हैं। लेकिन ये कुछ बंगाली खाड़ी में गिर रही है, कुछ अरब सागर में गिर रही है, कुछ बंगाली खाड़ी और कुछ है अरब सागर में। तो यहां से जो नदियां निकलती है, जैसे यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक जाती है ब्रह्मपुत्र और एक है सिंधु। तो इसको यहां से अगर ऐसे लाइन खींचे तो इधर जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी, ये यहाँ एक और लाइन खींच लेता हूँ, ये इधर वाली सारी नदियां, जो भी नदियां इधर से निकलती है, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकले, वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती है जम्मू कश्मीर के हिस्से से, वो सारी की सारी अरब सागर में गिरती है। कहाँ से गिरती है? अरब सागर में। यद्यपि ये मैं पहले नहीं करूँगा, जब अपन टॉपिक करेंगे तो साथ साथ में हो जाएगा कि कौन से कहाँ से निकलती है और कहाँ से गिरती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ से तो आते हैं। अब ये तो हिमालय की हो गई। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो यहाँ विंध्याचल है और यहाँ सतपुड़ा है। तो यहाँ से चंबल, बेतवा, कैन और ये सोन, ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा के माध्यम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर तीसरे प्रकार की नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और बंगाल की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मुख्य रूप से दो उद्गम स्थल हो गए इनके, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत से भी निकलकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कुछ एक दो लाइन लिखो। देखो भारत में तीन प्रकार का नदी तंत्र है। भारत में
3 प्रकार का नदी तंत्र है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का नदी तंत्र है। पहला लिखो, वैसे पहला दूसरा कोई नंबर नहीं है, आप जो लिखे हैं वो सही है, वो ही पहला है। अरब सागर का नदी तंत्र, अरब सागर का नदी तंत्र। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही है, उनके नाम लिखने, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब बाद में इंडिविजुअल एक एक नदी, पर्टिकुलर एक एक नदी करेंगे तो वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सिंधु, झेलम, मैं जो भी नदियां लिखाऊंगा वो क्रमशः होगी, ध्यान रखना, आपको क्रमशः सजाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी लिखाऊंगा, उत्तर से दक्षिण किया या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो भी मैं सीरीज लूंगा, दिशा लूंगा, वो लाइन से क्रमशः ही होगी। यूँ नहीं कि मैं पहले वाली लास्ट वाली पहले लिखा दी, पहले वाली बाद में लिखा दी, ऐसे नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर देखो। तो अरब सागर का नदी तंत्र, यानी मैं उन नदियों के नाम लिखा रहा हूं जो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, वैसे नक्शे से अपन करेंगे बाद में, ये अभी केवल नाम लिख लो। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब वैदिक काल की एक नदी और है, सरस्वती, उसको इसमें शामिल कर दे। वैसे अभी नहीं है ये नदी, इसको इसमें शामिल कर देती, टोटल 7 नदियां हो जाएगी, और जिन्हें वैदिक काल में सप्त सैंधव कहते थे। वैसे सरस्वती नहीं लिखना है, अभी प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं बह रही है, कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई में बह रही है, और बह रही है। ये भी, ये नासा ने भी अपने खोज में बताया है कि पश्चिमी राजस्थान में भूगर्भ में जो सरस्वती नदी है वो बहती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये सारी नदियां कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। ये जो 6 नदियां लिखी हैं, ये कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकलती है, ठीक है। और इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। शब्दों पे न जाएं, फोटो देखें, फोटो देखें, शब्दों पे न जाएं। अरब सागर में गिरती है, हो जाता है, बंगाल खाड़ी निकल जाता है मुंह से। ये किधर जा रहे हैं मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया अरब सागर की एक तंत्र हुआ। एक तंत्र पूरा नहीं हुआ, केवल हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली। अब दूसरा देखो, कुछ और नदियों के नाम लिखना है। माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी। यहाँ 2 छोटी छोटी नदियां हैं, मांडवी और जुआरी।
मांडवी, मांडवी और जुआरी, जुआरी। और फिर केरल में जाते हैं, पेरियार और भारत भूंजा, भारत भूंजा। पेरियार, पेरियार, पेरियार और भारत भूंजा। तो अब ये नदियां कहां से निकल रही हैं? सारी प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज को छोड़कर अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से या प्रायद्वीप भारत से निकलती है। समझ गए? नदियां बहुत सरल टॉपिक हैं, बहुत ही ज्यादा सरल हैं। टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम आप सोचते हो एक बार पढ़ लें और याद कर लें, करने वाले एक बार में भी याद करते हैं, करने वाले एक बार में भी याद करते हैं। और नक्शा एटलस अपने पास रखो। अगर आपका लंबा टारगेट है तो एटलस अपने पास रखो। शॉर्ट टारगेट के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं है जरूर। एलडीसी और के लिए ये छोटे मोटे एग्जाम है ना, उनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। हाँ, बड़ा टारगेट है तो इनको आप एटलस रखो अपने पास। मैंने कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ी नदियों की, भूगोल की, कभी भी थ्योरी नहीं। पढ़ाने के लिए मुझे जरूर देखना पड़ता था, बाकी मैंने कभी थ्योरी नहीं पढ़ी। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी है, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी। थ्योरी बनी किससे? इसी से तो बनी है। कुछ चीजें देखनी है। यहां से अब नर्मदा नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, सीधी रेखा में है, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में है, डेल्टा नहीं बनाती, ईस्टुरी बनाती है। ये तो फिजिकल से ही पता चल जाता है। अगर एटलस अच्छी है तो सहायक नदियां भी दे रखी होगी, उनके नाम दे रखे होंगे। बस इसी से थ्योरी बनी है, बाकी है क्या? बाकी रटते रहोगे भूल जाओगे। सहायक नदियां याद नहीं होगी जब तक नक्शा बना करके नहीं करोगे। अब लिखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या ऐसा कहें कि बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। समझ गए? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। अब देखो बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र में पहले वही अपन पहले हिमालय की नदियां लेंगे, पहले हिमालय की नदियां लेंगे। यहां एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, वहां से एक नदी निकलती है, ये ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये गंगा, यमुना, काली,
शारदा, बीच में रामगंगा भी आती है, लेकिन बड़ी नदियां मैं बता रहा हूं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और यहां पर एक नदी है, वो है तिस्ता, लास्ट। और भी है छोटी छोटी, वरुणा, अस्सी, रामगंगा। ये सारी कहाँ गिर रही है? ये हिमालय से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। और गिरी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरी। अब देखो, ये तो अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप की भी नदियां हैं, जैसे अपन की थी नर्मदा, तापी, पश्चिम बनास, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, पेरियार और भारतभुंजा। ठीक वैसे ही यहां से एक नदी आती है, राजस्थान की नदी है, ये चंबल। मैं नहीं करेंगे, वैसे तो बनास भी आ जाती है, लेकिन वो ये यमुना की सहायक नदी। यहाँ सिंध नदी है, नहीं मिलेगी, आपको नक्शे में मिलेगी। बेतवा, कैन, और ये सोन नदी। लाइन से लिख लो, चंबल, काली सिंध, सिंध, काली सिंध नहीं, सिंध, काली सिंध इधर आ जाए, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, बेतवा, कैन, सोन। देखो है, चंबल, सिंध, बेतवा, 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 ऐसे बेतवा, कैन और सोन, बेतवा, कैन और सोन, सोन। अब देखो, ध्यान क्या रखना है, ये इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं गंगा का, उसकी वजह है, ये मेघना है, ये है ना, ये गंगा की शाखा जो बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वो उसको मेघना कहते हैं। करेंगे अपन डिटेल बाद में। अब देखो, ये यमुना है, कौन सी है? यमुना, ये यहां तक यमुना है। तो सिंध, सॉरी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये सारी यमुना की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना। इसकी है यमुना की, सोन नहीं है, सोन गंगा की सहायक नदी, इसीलिए तो मैंने कलर अलग किया है इसका, सोन नहीं है, सोन नहीं है। समझ गए? ये तो कुछ नहीं, अभी मैंने सिंगल नदियां बताई, अब अभी तो इनकी सहायक नदियों की डिटेल आएगी, वो डिटेल में करेंगे नहीं, तब करेंगे इसको। अभी आप एक बार दोनों तंत्र देख लो। हाँ? नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। फिर देखो, यहां एक नदी आ जाती है, ये नदी, कौन सी नदी?
दामोदर नदी। दामोदर ऊपर है या महानदी ऊपर है? दामोदर ऊपर है। मैंने क्या बोला? दामोदरी बोला या महानदी बोला? दामोदर तो ऊपर कहाँ है? यही है, ये पश्चिमी बंगाल है। दामोदर नदी घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। ये झारखंड है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ है। छोटा नागपुर वाला हिस्सा थोड़ा सा इधर इधर वाला। फिर आता है यहां पर महानदी। कौन सी नदी? महानदी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर यहां से एक नदी निकलती है, गोदावरी। और ये कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा दूर नहीं है दोनों का, इतना भी नजदीक नहीं है कि आप जाओ और देखो कि इधर अच्छा गोदावरी है, इधर अच्छा कृष्णा का डेल्टा। ऐसा भी नहीं होगा, दूर है काफी, तो सैकड़ा किलोमीटर होगा, हजारों में नहीं होगा। एग्जैक्ट तो नहीं कंफर्म है, लेकिन है ये जो कर्व है ना, इसके इस साइड में गोदावरी है, इस साइड में कृष्णा है। फिर नीचे ये कर्नाटक है, कर्नाटक में यहां से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी, समझ गए? ध्यान रखना। ये सारी की सारी कहां से निकली? प्रायद्वीपीय पठार से निकली। विशेषकर ये नदियां, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकली। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकली। अब इनकी सहायक नदियां बहुत ही जैसे विशेषकर दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे तो गोदावरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी होगी। गोदावरी सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी। सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी दक्षिण भारत की नदियों में। दक्षिण भारत की नदियों में महत्वपूर्ण नदियों में से एक। अब दो तंत्र हो गए, एक अरब सागर का नदी तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का ड्रेनेज सिस्टम है। रवि अपवाह तंत्र कह देते हैं, नदी तंत्र कहते हैं, नदी बहाव तंत्र कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। ड्रेनेज सिस्टम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं, एक ही बात। अब हेडिंग डालो, हिमालय से निकलकर, लाइन लिखनी है, हेडिंग है ये लाइन, हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। हिमालय से निकलकर अरब सागर, इसमें एक ही है, इसमें एक ही तंत्र है केवल, सिंधु नदी तंत्र। हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में अगर हिमालय का देखें तो एक ही नदी तंत्र है। वो कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। और कोई भी हिमालय से निकलकर अरब सागर में नहीं गिरती, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। तो पहला लिख लो, हेडिंग डालो वापस, सिंधु नदी तंत्र।
सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। पहली लिखो सिंधु नदी। डिटेल करवा। सिंधु नदी। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से एक नदी निकलती है, यूं जाती है, और कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो उद्गम कौन सा हुआ सिंधु नदी का? मानसरोवर। मानसरोवर में भी अगर पर्वत पूछे तो कैलाश पर्वत। तो लिखो मानसरोवर, कैलाश पर्वत। और जहां से नदी निकलती है उसको एक और नाम है इसका, उसका नाम है बाखरचू। देखो उद्गम स्थल मानसरोवर, कैलाश पर्वत, बाखरचू। मानसरोवर, कैलाश पर्वत, बाखरचू। कहीं कहीं बोखरचू भी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाखरचू या बोखरचू। बाखरचू या बोखरचू से निकलती है। कैलाश पर्वत भी लिख सकते हो, यहीं पर कैलाश पर्वत है। ठीक है। फिर लद्दाख में प्रवेश कर रही है। कहाँ प्रवेश कर रही है? लद्दाख में। लद्दाख में जा रही है। पहले भी लद्दाख में जाती थी, अब भी लद्दाख में जाती है। पहले मतलब जब लद्दाख जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था तब की बात बता रहा हूं। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो भी लद्दाख में ही जाएगी। पहले ये नदी जम्मू कश्मीर में भी बहती थी, अब मुख्य रूप से लद्दाख में बहती है। क्यों? क्योंकि लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहां तक है, जम्मू कश्मीर यहां तक, ये और ये पूरा हिस्सा कर दिया लद्दाख का। यहां से प्रवेश करती है और इसका नाम है, देखो दमचौक नामक स्थान पर, दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। अब यहां दो पर्वत बताए थे मैंने, बताए थे। ये कौन सा पर्वत? और यहां बताया था मैंने लद्दाख। तो किन के बीच में बहती है ये नदी? लिखो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। ऊपर ये वाला हिस्सा लद्दाख का है, ये जास्कर है। और ऊपर चढ़ेंगे ऊपर तो यहां आ जाएगा काराकोरम। काराकोरम आ जाएगा। अब ये यहां पर एक गॉर्स बनाती है, गहरा खड्डा बनाती है। लिखो लद्दाख के पश्चिम में ये नदी गहरा गॉर्ज बनाती है जिसे सिंधु गॉर्ज कहते हैं।
गॉर्ज बनाती है जिसको सिंधु गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु गॉर्ज कहते हैं। यहां पर लद्दाख और गिलगित क्षेत्र में भी गॉर्ज बनाती है, नोट करके लिख लो। लद्दाख और गिलगित, गिलगित नदी है, गिलगित नदी है, गिलगित क्षेत्र भी है, गिलगित एरिया भी है। तो लद्दाख और गिलगित के बीच में गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यानी खड्डे हो गए, गॉर्ज यानी खड्डे हो गए। गॉर्ज यानी खड्डे हो गए। अब देखो यहां से ये पाकिस्तान में जाती है, प्रवेश होती है। जैसे भारत से बाहर, भारत में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम क्या है? दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। और भारत से बाहर निकलती है, लद्दाख क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसका नाम है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको। कहीं पर ऐसा मिलेगा ये अटक से बाहर निकलती है, जगह का नाम है। कहीं आपको मिलेगा चिल्हड़ मिलेगा, कहीं आपको दर्दिस्तान मिलेगा। एक ही बात है, दर्दिस्तान नामक एरिया है, वहां पर एक जगह है चिल्लड़, अटक भी वही है। यानी अटक, चिल्लड़, दर्दिस्तान से ये नदी है वो भारत से बाहर निकलती है। तो लिख लो, तीनों लिख लो, अटक, चिल्हड़ और दर्दिस्तान। अटक, चिल्हड़ और दर्दिस्तान से ये नदी, अटक, चिल्हड़ और दर्दिस्तान से ये नदी भारत से बाहर निकलती है। भारत से बाहर निकलती है, अटक, चिल्हड़ और दर्दिस्तान से। फिर ये दक्षिण पश्चिम में बहती है, यूं जा रही है ये नदी, ध्यान रखना। और एक जगह है यहां पर जिसका नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? पठानकोट नहीं, मिठानकोट। पठानकोट तो यहां है, बॉर्डर पे आएगा, पंजाब के उत्तर में। मिठानकोट। अब जो सिंधु की और जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सारी पानी अपना चेनाब में गिराती है, और चेनाब वो सारा पानी ले जाकर के सतलज में गिराती है, और सतलज नदी जाकर के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिलती है। तो नोट करके लिखना, सिंधु की सभी सहायक नदियां मिठानकोट में पाकिस्तान में, मिठानकोट में सिंधु में आकर मिलती है। ठीक है, अब देखो, भारत में इसको सिंधु कहते हैं, यहां पर भी सिंधु कहते हैं। तिब्बत में इसको सिंधु नहीं कहते हैं, एक और नाम भी है इसका, सांगपो कहते हैं। सिंगी, खबान या शेरमुख,
मैं जो मैटर दे रहा हूं वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी, छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी 100% इंक्लूड है इसमें, भूगोल की। ये जो एक जो नक्शा देता हूं ना मैं बीच बीच में आपको, भारत का नक्शा ऐसे किया था ना अपन ने, वो एनसीईआरटी का जो नक्शा है। वो नक्शा पूरा एनसीईआरटी का ही है। ये तो इसका फैक्चुअल है, ये नदी। और यहां से प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न आए हुए, चाहे भारत के किसी भी पीएससी का एग्जाम दे देना, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लंबाई, अब इसकी लंबाई लिखो, वैसे पूछते नहीं कभी। लंबाई 2880 किलोमीटर है, कुल लंबाई, सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितनी? 1114 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र नोट करके लिख लेना, अपवाद क्षेत्र 11,65,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा अपवाद क्षेत्र, यानी सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका पूरे का अपवाद क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। कहां से निकली? कैलाश पर्वत मानसरोवर के पूर्व से, पश्चिम से निकलती है। पूर्व से कौन सी नदी निकलेगी? ब्रह्मपुत्र निकलेगी इसी स्थान से, कैलाश पर्वत पे। उसी स्थान को बोखरचू या बाखरचू भी कहते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत के सहारे सहारे बहती है, फिर भारत में दमचौक नामक स्थान पर लद्दाख में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान पर लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर लद्दाख और जास्कर के बीच में गौर्स बनाते हुए, गिलगित और लद्दाख के बीच में गौर्स बनाते हुए आगे बढ़ती है और लद्दाख के पश्चिम में जाकर भारत से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये अटक, चिलड़ या दर्दिस्तान से। कहां से? दर्दिस्तान, अटक या चिल्लड़, एक ही बात है, से बाहर निकलती है। फिर दक्षिण पश्चिम बहती है, पाकिस्तान में बहती है और मिठानकोट नामक स्थान पर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज सारी नदियां एक साथ मिलकर के इसमें सिंधु में गिरती। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। अब लिखो झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। यहां से, यहां एक जगह है, झील है जिसका नाम है वेरीनाग या शेषनाग। कौन सी नदी? झेलम नदी के बारे में, वेरीनाग या शेषनाग। वेरीनाग कह दो या
शेषनाग कह दो। वैरीनाग या शेषनाग। ठीक है, अब देखो यहां एक पर्वत बताया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो। है किसी को याद? यहां एक मैंने पीर पंजाल, पीर पंजाल के पूर्वी भाग से निकलती है। पीर पंजाल के पूर्व से निकलती है। कहां से निकलती है? और पीर पंजाल के, फिर ये पीर पंजाल तो आगे, उसके बाद यहां ये कौन सी है? धौलाधर या धौलागिरी। फिर यही आगे जाके क्या कहलाती है? महाभारत कहलाती है। अब देखो, तो ये कहां से निकली? शेषनाग, वैरीनाग झील, ब्रैकेट में लिख लेना पीर पंजाल। फिर आगे बढ़ती है ये नदी। वूलर झील में गिरती है ये, जम्मू कश्मीर में वूलर झील में गिरती है। कौन सी नदी? झेलम नदी वूलर झील में गिरती है। वूलर झील में गिरती है। फिर वहां से ये आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में जाकर के ये चेनाब में मिल जाती है। किस में मिलती है? चेनाब। लिख लो, पाकिस्तान में ये चेनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान में इस नदी पर, यहां पर एक बांध है जिसका नाम है मंगला बांध। क्या नाम है? मंगला। इस जगह का नाम है बास मंगला। नोट करके लिखना। पाकिस्तान में झेलम नदी पर मंगला डैम है। मंगला बांध है। मंगला। कौन सा बांध है? मंगला बांध। भारत में भी इस नदी पर दो बांध हैं जो विवादित हैं। विवाद का कारण है, करेंगे लास्ट में। एक बांध का नाम है तुलबुल। क्या नाम है? तुलबुल। और एक का नाम है उरी। तो लिख लो, जम्मू कश्मीर में उरी और तुलबुल बांध इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है। यद्यपि अब तो थोड़ी बहुत पुराने हो गए, शुरू शुरू में ये विवाद है। अब थोड़ा सा विवाद, पाकिस्तान फंसा हुआ है आर्थिक संकट में, इसलिए उसके पास याद नहीं आ रहा है ये विवाद उसको, वरना ये तुरंत ये विवाद खड़ा करे। हाँ? जगह है ना तो। हाँ।
पूरी जगह का नाम है। अब ये जो नदी है ये यहां पर मैंने इसको सीधा एंटर करवा दिया, यूं यूं ले जाना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा घुमा करके यूं लाता, यूं ला करके फिर यूं ला करके फिर यूं ले आता। तो ये क्या हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है, बॉर्डर पे बहती है ये। बॉर्डर पे बहती है। इसकी लंबाई कितनी थी, 2880। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम की लंबाई 724 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 724 किलोमीटर। शिकारा नाम सुने या नहीं सुने, क्या है ये जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, वूलर झील है, उसमें चलते हैं जहाज होते हैं, चलते फिरते महल होते हैं। वूलर झील में भी है और डल झील में भी। तो लिखो, देखो इस नदी में शिकारा और बजारे चलते हैं। बजारे, बजारे चलते हैं। शिकारा क्या होते हैं, चलते फिरते महल। जो पुरानी फिल्में बनती थी, जो अभी तो नहीं होता है इतना, पुरानी फिल्में हैं उसमें शिकारा में कई गाने फिल्माए गए, विशेषकर गाने फिल्माए गए। और बजारे क्या होते हैं, ये चलते फिरते मतलब मूवेबल यानी मोबाइल खेत होते हैं, जहाँ उसके अंदर ही झील के अंदर ही, जो वूलर झील है ना, बड़े बड़े मतलब जहाज हैं और उस जहाज में खेती होती, सब्जियां वगैरह। यूं नहीं कि आप वहां पे गन्ना उगा दो, सरसों उगा दो, मतलब सब्जियां विशेषकर होती है। क्या होती है, सब्जियां होती है। बजारे और शिकारे ध्यान रखना, बजारे और शिकारे ध्यान रखना। बजारे और शिकारे ध्यान रखना। एक बार यहां आ जाओ वापस, देखो ये ये देखो, ये है कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी, ये है, ये देखो यूं आई, फिर ये सीमा बनाई, फिर यूं थोड़ी सी मुड़ी, मुड़ करके वापस यूं गई, और ये यूं आ गया। ये कौन सी नदी, ये कौन सी है, झेलम नदी। कौन सी आ गई, झेलम नदी। ठीक है, अब देखो
फिर एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है चेनाब नदी। क्या नाम है? चेनाब नदी। लिखो, हेडिंग डाल दो, चेनाब। चेनाब नदी। नहीं, कुल लंबाई, कुल लंबाई। चेनाब ये निकलती है, नाम सुना होगा, बारालाचा दर्रा, है ना? नहीं सुना? बारालाचा, रोहतांग पास सुना होगा, है ना? बारालाचा, रोहतांग। तो इन दर्रों के पास से निकलती है कुल्लू की पहाड़ियों से। लिखो, उद्गम लिखो, कुल्लू की पहाड़ियां, बारालाचा। रोहतांग चाहे मत लिखना, बारालाचा लिख ले। बारालाचा, बारालाचा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख के दक्षिण में है ना? ये चाहे मत लिखना, ये थोड़ा सा है तो वहीं पर ही, लेकिन एग्जैक्ट ये है। या और एग्जैक्ट इसका देखना है तो ये जो लाहौल स्पीति है ना, उसके उत्तर से निकलती है, लाहौल स्पीति के पास से। यही है यार, ये लाहौल स्पीति, यहाँ बारालाचा। कौन सी नदी? चेनाब नदी। चेनाब नदी। कहाँ कहाँ बह रही है, इसका भाव देखो। जम्मू लद्दाख, भाव लिखो, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर के ये किस में मिलती है? हिंदू में, हिंदू मिल रही है। ये कौन सी नदी है? सतलज। कौन सी है? सतलज नदी। तो लिखो, पाकिस्तान में ये सतलज में गिरती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। अब बताओ किसके समानांतर बह रही है, किस पर्वत के? बता सकते हो? अपन वर्गीकरण कर चुके हैं। पीर पंजाल के समानांतर बहती है। नहीं, देखो, पीर पंजाल के समानांतर बहती है। वैसे ये जो चेनाब नदी है वो अकेली नदी नहीं है। अकेली मतलब यूं नहीं कि एक धारा के रूप में निकली और अपना नदी का नामकरण कर दिया और आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं। जैसे सिंधु है, जैसे झेलम है, सिंगल नदियां हैं, किसी की मतलब किसी से दो नदियों से मिलकर नहीं बनी है। जबकि चेनाब नदी है, ये दो धाराएं हैं, दो नदी धाराओं से मिलकर बनी है। और उन दो नदी धाराओं का नाम चंद्र और भागा है। नोट करके लिखना, मतलब यहां से दो धाराएं निकलती है,
मान लो इसको मैं टुकड़े कर देता हूँ ऐसे, ये होगी चंद्र, ये होगी भागा। तो लिखो ये नदी दो शाखाओं के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। अब दोनों नदियां कहीं कहीं जाकर मिलती तो होगी, है ना। तो एक जगह है केलांग, क्या नाम है, केलांग, लिखो केलांग नामक स्थान पर ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये चेनाब कहलाती है। क्या कहलाती है, चेनाब कहलाती है। समझ गए। अब यहां पे मैंने दो बांध बताए थे, किस पर, झेलम पर। क्या नाम था, उरी और तुलबुल, उरी और तुलबुल परियोजना। ठीक वैसे ही यहां पर भी दो परियोजनाएं हैं। कहां पर, चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर दो बांध हैं। बस विवाद यही है, तुलबुल और दो बांध और बताऊंगा, उनका विवाद इन दोनों का ही है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। इसके बाद विवाद करेंगे थोड़ा सा कि विवाद यहीं तक है, विवाद उसके बाद विवाद नहीं। तो यहाँ दो बांध है, एक का नाम है सलाल और एक का नाम है दुलहस्ती। क्या नाम है, सलाल और दुलहस्ती, नोट करके लिख लो। सलाल बांध और दुलहस्ती बांध, सलाल और दुलहस्ती इस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी कर रहे हैं, चेनाब। ये याद रखना जरूरी है कि हम कौन सी नदी कर रहे हैं। पता चला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, नदी कौन सी की है तो भूल ही गए कौन सी नदी। होता है, याददाश्त बढ़ाने का एक तरीका है कि जब हम टॉपिक पढ़ें तो अगर पेज नंबर डाला हुआ है कॉपी के ऊपर तो पेज नंबर ध्यान रखो, क्योंकि एक एक का ध्यान रखें क्या, नहीं, टॉपिक शुरू हो वो पेज तो ध्यान रखो ही रखो, तो पता चल जाएगा कि हमने कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक पढ़ा था। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब टॉपिक पढ़ो तो स्मरण करते रहो कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। नदियां, अब मैं सिंधु पढ़ने जा रहा हूँ। सिंधु नदी, सिंधु नदी को कुछ याद करने को, सिंधु नदी अजीब सा नाम है, सिंधु, इंडस, सिंधु घाटी सभ्यता इसके आसपास ही थी। कुछ अपना जो पहले जो पढ़ा हुआ है उसको याद करने की कोशिश करो। अच्छा ये चीजें, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा याद, जितना आपने पढ़ा है उसका फिर उसको पढ़ो तो हम जो पढ़ेंगे वो याद होगा। वरना हम पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट पूछा कौन सा टॉपिक पढ़ा, तो वो टाइम लग जाता है हमें बताने में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कौन सा पढ़ रहे हैं, नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, चेनाब से पहले कौन सी पढ़ी, झेलम से पहले सिंधु, लाइन से। इसकी लंबाई
1800 किलोमीटर है। सिंधु की दूसरी सहायक नदी मानी जाती है, लंबी 1800 किलोमीटर। अब विवाद है यहाँ पे, विवाद ये है कि 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था सिंधु नदी जल समझौता। उस समझौते में यह निर्धारित हुआ कि ऊपर वाली 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। इन नदियों का पानी भारत को 20% मिलेगा। कितना? 20%। बाकी 80% पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा। और शेष नीचे वाली नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका पूरा का पूरा पानी भारत को मिलेगा। बस यही विवाद है। भारत ने क्या किया, यहां बांध बना दिए, 2 इस पे बना दिए, 2 इस पे बना दिए। यद्यपि ये बांध सिंचाई बांध नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है। पाकिस्तान कह रहा है कि तुम यहां से पानी लेते हो, भारत कह रहा है कि जल विद्युत परियोजना है, हम पानी यूज नहीं करते इसका। ये विवाद है। कब हुआ समझौता? 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, जल संधि। अब नेक्स्ट नदी है, कौन सी आएगी? कौन सी नदी आएगी? रावी नदी आएगी। हेडिंग डाल दो, रावी नदी। रावी नदी उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, रोहतांग के पास से निकलती है। रावी नदी रोहतांग से निकलती है। ब्रैकेट में लिख सकते हो कुल्लू की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। कुल्लू की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश के उत्तर में है। कुल्लू की पहाड़ियां। कुल्लू गया है कोई? कोई नहीं गया? तभी ये कह रहे हैं ये गए। कहाँ कुल्लू देखा ढंग से? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है या बीच में है? हाँ, रोहतांग ऊपर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आने जाने का रास्ता है तो रोहतांग पास। लेह के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से लेह के लिए रास्ता जाता है। और लेह यहाँ है, कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। लेह लद्दाख का हेडक्वार्टर है। लेह है वो लद्दाख का मुख्यालय है। जिला, पहले जिला था जब मुख्यालय था, अब केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय है लेह। तो यहां से निकली, कुल्लू की पहाड़ियों से निकली, रोहतांग दर्रे से निकली, फिर आगे बढ़ी थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर के दक्षिण में बहती है, फिर यूं बॉर्डर से होते 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 यूं यूं जाती है और आगे जाकर के ये चेनाब में मिल जाती है। तो लिखो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिण, से बहते हुए पाकिस्तान में चेनाब में गिरती है। कौन?
अब वो उस्तानी नदी होगी कोई, ये नदी नहीं है, ये नदी नहीं है, सतलज होगी फिर वो। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान में जाकर किस में गिरी है, चेनाब में मिल जाती है। अब थोड़ा सा ये बता दो कि यहां पर्वत कौन कौन से हैं, बता दोगे? ये नदी किन के बीच में बहती है, बता सकते हो? वेरी गुड, ये पीर पंजाल है। यहां पर पीर पंजाल हैं और यहां पर दौलाधर है। यद्यपि यहां अपना जो सारा सिस्टम है वो पैमाने से नहीं है, मैंने जरूरी थोड़ी है कि नदी मैंने जहां बनाई है एग्जैक्ट वही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पीर पंजाल और दौलाधर के बीच में बहती है, ये नोट कर लें तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा। जब भी आप नक्शे में देखोगे पीर पंजाल, नेचुरल नक्शे में, मतलब हाथ से बनाया हुआ नहीं, जो वास्तव में थोड़ा बहुत पैमाने से हो, जैसे देख लो। अब वापस पीछे चलते हैं। कौन सी नदी कर रहे हैं? ये रावी, ये रावी नदी, ये चेनाब में आगे गिर गई, ये चेनाब, ये चेनाब, यहाँ आके सतलज में गिरी और सतलज जाकर किस में गिरी, सिंधु में गिरी। ये और यहां कौन सा पर्वत है, यहां, ये यहां पर दौलाधर, और यहां पर कौन सा पर्वत है, पीर पंजाल। इन दोनों के बीच में ये शिवालिक है। शिवालिक का एक भाग है जो क्या कहलाता है, दौलाधर कहलाता है, दौलाधर कहलाता है। समझ गए? सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी मानी जाती है, देखो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, बनाती है ना, देखा था नक्शे में अपन, जो पहले जो पैमाने से बना हुआ नक्शा देखा उसमें देख, तो ध्यान रखना कौन सी नदियां बनाती है सीमा। दो नदियां बनाती है, एक तो बनाती है ये चेनाब और एक बनाती है रावी नदी। रावी नदी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, रावी नदी। समझ में आ रहा है? घर जाके एक बार देखोगे ना उसको, जो पढ़ा है वो याद हो जाएगी सारी नदी। तरीके से टाइम बिताओ टॉपिक के साथ, जितना अधिक टाइम बिताओगे वो उतना ही स्थायी मेमोरी में जाएगा। सड़क पे चलते हुए बहुत सारे मिलते हैं आपको, कितने लोग याद रहते हैं? एक आदमी आपको बार बार मिल रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है तो ये तो याद ही कि आप मैंने कहीं देखा है। वही है सेम सीन यहाँ पर है, पढ़ाई के साथ बार बार देखो उसके साथ। ट्रेन में कुछ लोग होते हैं अपन साथ में चलते हैं, कुछ तो कुचरते रहते हैं, तो कुचरने वाले बात नहीं करते, कुचरना मतलब मोबाइल कुचरते रहते हैं ना। कुछ लोग ट्रेन में अपन के साथ बातचीत हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, बातचीत होती है, खाना खा, वो हमेशा याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 5 घंटे उनके साथ बिताए हैं। बीकानेर से जोधपुर 5 घंटे लगते हैं, तो वो याद रहते हैं। और भी बहुत सारे बैठे हैं, वो दोबारा मिल भी जाए तो याद नहीं रहे। क्यों? कि उनके साथ अपने बातचीत की। तो आपको इन नदियों के साथ बातचीत करनी है। अच्छा बता सिंधु कहाँ से निकली तुम? हाँ ऐसे करके देखो सिंधु कि मैं तो कैलाश पर्वत से निकलती हूँ। तेरा घर वहीं है क्या? कि हाँ वहीं पर। कहाँ पर?
कि वो मानसरोवर झील है ना उसके पास। अच्छा अच्छा, लोग तुझे वहां देखते हैं क्या? हाँ देखते हैं। तो क्या तेरा घर में उपनाम भी है क्या? यहाँ है ना। क्या नाम है? कि मुझे तिब्बत के लोग है ना सिंगी खबान कहते हैं और कुछ शेरमुख कहते हैं। ऐसे करके देखो, किया कभी प्रयोग ऐसे किया? करके देखो, थोड़ी देर मजा आएगा। नदी के साथ टॉपिक के साथ बातचीत करो आप। यूं नहीं रटू तोते खबान सिंगी खबान सिंगी खबान सिंगी खबान सिंगी, थोड़ी बात वो खुबानी 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 हो जाएगा। टॉपिक के साथ बात करो, लाइव बनाओ उसको टॉपिक को, तब तो याद हो जाएगा। वरना जितना समय निकला है वो भी, समय तो निकलेगा ही, अपन करें ना करें समय निकलेगा। अब चाहे कुछ भी नहीं करें तो भी समय तो अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी नदी है? कौन सी कर रहा हूं? सतलज। क्यों? व्यास कहां जाएगी? देखो व्यास नदी, व्यास नदी बेचारी सस्ती सी नदी है। विपाशा, सिंधुकालीन विपाशा, व्यास, सिंधुकालीन विपाशा। रावी को क्या कहते थे? वैदिक काल में रावी को पुरुषुणी कहते थे, चेनाब को वितस्ता, वितस्ता ही कहते थे, और झेलम को अस्किनी। यही तो कहते। कहां से निकली? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये इसमें काली वाली नदी है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, सिंधु नदी को। क्यों हटाया? अब देखो यहां से निकली एक नदी, क्या नाम है उसका? कौन सी नदी है ये? रावी। और यहीं से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है व्यास। व्यास कहां से निकली? रोहतांग दर्रे से। तो रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकल गई, रावी और व्यास। रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकली। कितनी नदियां? दो नदियां निकली रोहतांग दर्रे से। कौन कौन सी? रावी और व्यास। व्यास नदी में कुछ नहीं है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में हरिके बैराज के पास आकर के सतलज में मिल जाती है। देखो हरिके बैराज नामक स्थान पर, हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। किसमें मिलती है? सतलज में मिलती है। कहां पर? हरिके बैराज। हरिके बैराज पंजाब में स्थित एक वेटलैंड एरिया है। हरिके बैराज पंजाब में स्थित एक नम भूमि क्षेत्र है, रामसर साइट है। 1972 में ईरान में एक जगह है रैमसर, वैसे रामसर है, रामसर हो गया। वहां एक सम्मेलन हुआ था कि विश्व में जितनी भी नम भूमि वाले एरिया हैं उनको चिन्हित करें, उनको संरक्षण दें। तब से लेकर अब तक भारत में 75 साइट चिन्हित कर दी गई हैं और उनको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। कितनी? 75। कितनी है? 75। तो हरिके बैराज भी एक रामसर साइट है, झील है वो। वहां झील तो है ही है, वो हरिके बैराज बांध बना हुआ, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो नम है, यानी जमीन के अंदर लगभग 2.5 से 3 मीटर की गहराई तक अगर नमी हो के बाद नमी मिल जाए तो वो, और वहाँ का जो आसपास का इकोसिस्टम होता है, जो जैव बायोडाइवर्सिटी जो एरिया है, क्षेत्र है, या वहाँ की जो जीव जंतु पेड़ पौधे विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता है, और लगे कि ये और आसपास की तुलना में बिल्कुल ही
अलग हैं तो उसको रामसर साइट में शामिल कर देते हैं। राजस्थान का केवलादेव, सांबर, मानसागर, चंदोलाई, ये दो तो घोषित हो चुकी है। मानसागर जयपुर का, चंदोलाई बूंदी का है, घोषित होना बाकी है। बाकी और भी कई जनों के सरिस्का को कर रहे हैं, फतेह सागर झील का भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, चंबल को भी कर रहे हैं, वो होगा जो बाद में देखा जाएगा। अभी दो ही है, अभी दो ही। केवलादेव पहला है, सांबर बाद का है। तो हरिके बैराज से निकलती, और हरिके बैराज से क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर को पानी किसका मिलता है? रावी और व्यास का मिलता है। तो अब कहोगे कि रावी का नदी तो पानी इधर आता ही नहीं है, कैसे लाओगे? अरे भाई यहां से पानी इधर डाला गया है, व्यास में डाला गया, व्यास में रावी का पानी है वो व्यास में डाला गया है। तो जरूरी थोड़ी है हमें तो वही पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए जो हमारे हिस्से का है। अब सिंधु की सहायक नदियों में अंतिम नदी सतलज नदी। सतलज नदी वैदिक काल का नाम क्या है? सतुंद्री। क्या नाम है? सतुंद्री। क्या नाम है? सतुंद्री। सतलज नदी कहां से निकली? राक्षस ताल झील से निकलती है। राक्षस ताल, अब राक्षस ताल ही लिखना, राक्षस। कौन सी झील से? राक्षस ताल झील, कैलाश पर्वत में। ठीक है, अब किस पॉइंट से निकलती है? उस पॉइंट का नाम है लांगचैन खबाब। राक्षसताल झील ब्रैकेट में लिख लेना, लांगचैन खबाब। जैसे सिंगी खबाब था ना, भूल गए? सिंधु का तिब्बत, सिंधु ने तो बताया था मेरा नाम सिंगी खबाब है ना, शेरमुख भी कहते हैं इसको। तिब्बत में बहती है और फिर प्रवेश करती है भारत में। कौन से स्थान से? सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत में, केवल पाकिस्तान में नहीं। देखो इसकी लंबाई कितनी है सिंधु की?
2880, ये तो पूरी लंबाई है। हमें अपने देश में, भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर बहती है। तो भारत में सबसे लंबी कौन सी हुई सिंधु की सहायक नदी अभी तक? कौन सी हुई? सिंधु हुई ना? नहीं आया समझ में? आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों में, प्रश्न कैसे बनेगा? सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों में भारत में बहने वाली, केवल भारत में बहने वाली, केवल का मतलब, केवल तो वैसे भारत में व्यास है ना? नहीं, भारत में बहती है, पाकिस्तान जाती है क्या? लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? खुद सिंधु, 1180 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। और अब सतलज भी तो काफी बड़ी है, देखो यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। भारत में लिखो, सतलज की भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। एक 1050 किलोमीटर है। समझ गए? अब ये जितनी भी सारी नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये किस में गिर रही है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु में गिर रही है। और सिंधु किस में गिरी? सॉरी, सतलज में गिरी। और सतलज किस में गिरी? सिंधु में गिरी। नोट करके लिख लो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो एक ही गिरती है, कौन सी? ये चेनाब, यही है ना? नहीं, ये है झेलम है, ये झेलम, ये चेनाब, और ये रावी, ये व्यास, और ये सतलज। समझ गए? आगे समझ में? कहां गिरती हैं ये सारी नदियां? मिठानकोट में। लिखो, मिठानकोट नामक स्थान पर, ये मिठानकोट है, मिठानकोट नामक स्थान पर यह सभी नदियां सिंधु में मिलती हैं। सिंधु में मिलती हैं। किसमें मिलती है? सिंधु में मिलती है। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, मिठानकोट। ये अपना सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा। अब
कहीं पूछ ले उल्टा पुल्टा, उटपटांग, उटपटांग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उटपटांग का मतलब होता है ऊंट पर टांग। क्या आप अपनी टांग ऊंट के ऊपर रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो उटपटांग तो का उत्तर होगा ही नहीं, उटपटांग का उत्तर होगा ही नहीं। यही होता है हिंदी वाले, यही होता है ना? नहीं पढ़ा कभी? उटपटांग का अर्थ क्या होता है? ऊंट पर टांग। तो नीचे खड़े खड़े टांग ऊंट के ऊपर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। अब अगर पूछ ले कि सिंधु नदी, सिंधु क्या, सतलज नदी किस पर्वत को काटकर आगे बढ़ती है? अब हाँ, यहां तो नक्शे में दिख रहा है, तो कह रहे कि हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, पीर पंजाल एंटर करती है और धौलाधर आगे बढ़ती है। तो ये धौलाधर ही तो है यहाँ पर, आगे धौलाधर। या पूछ ले कि पीर पंजाल और धौलाधर के दोनों मुहानों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। सतलज नदी। ये यहां पर क्या है? ये क्या है? पीर पंजाल है। और इसके बाद क्या, पीर पंजाल के बाद क्या शुरू हो जाता है? धौलाधर आ जाता है। ये धौलाधर यहां पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ऐसा प्रश्न जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये पेपर प्रश्न, ऐसे प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते। पेपर उठा के देखना, पुराने पिछले साल के पेपर देख ली, बता दूंगा मैं, भूगोल का देखूंगा कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो ये अपना सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट है। अगली क्लास में करेंगे गंगा नदी तंत्र। हिमालय का पूरा करेंगे पहले, पहले हिमालय, हिमालय पूरा, फिर प्रायद्वीपीय पठार की नदी। इसको वापस बनाओ। ये गंगा, गंगा की मुख्य शाखाएं जिसका नाम है, और ये कहां से निकलती है? सतोपथ से निकलती है। नाम क्या है? इसका नाम है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। फिर एक नदी आकर मिलती है इसमें, जिसका क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा। फिर इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है, क्या नाम था? बाकी वो सही था, नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। फिर एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ये क्या है जो आप बह रही है ये नदी? ये कौन सी नदी है? अलकनंदा है। जो गंगा नदी है वो दो मुख्य नदियों से मिलकर बनी है, एक भगीरथी और एक अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी। यहां एक नदी है और एक नदी यहां है। ये है भगीरथी और ये है मंदाकिनी।
ये सारे बना दो। हैं भागीरथी? हाँ अभी मैं बताऊंगा सारे, पहले इनका ग्राफ बना दो फिर मैं प्रयाग बताऊंगा सारा। ये प्रयाग है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। ये है नंद प्रयाग। और ये है कर्ण प्रयाग। ये रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। आराम से देखो, धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडार, DNP, DNP कौन सी दिशा से? हाँ बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से। कैसे लेफ्ट? ऐसे बह रही है ये नदी इस साइड से, तो लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। इधर से दो नदियां हैं। कितनी नदियां? मंदाकिनी और भगीरथी। ये सारे प्रयाग हो गए। क्या हो गए? संगम हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 है क्या? यहां तो 5 है। धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडारी, कर्ण प्रयाग, भगीरथी, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग और भगीरथी, देव प्रयाग। भगीरथी, देव प्रयाग। इतनी ही है ये गंगा नदी समझने के लिए। बाकी अब आगे ये क्या कहलाएगी? ये गंगा कहलाई। अभी नीचे चली जाएगी। हरिद्वार यहां क्या आ जाएगा? हरिद्वार। फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। समझ गए? अब इसकी लिख दी, थ्योरी लिख दी क्या? लिखोगे या घर जाके लिख लोगे? लिखने की जरूरत है क्या? ये सारी नदियां कहां से निकल रही है? सहायक नदियां उत्तराखंड से। हाँ लिख लो। गंगा का निर्माण करने वाली सभी नदियां उत्तराखंड से निकलती है। दाई बाई दोनों। ये दाई और की ये, हाँ दोनों। तो ये उत्तराखंड अभी भी नहीं आया। देखो हाँ, उत्तर प्रदेश अभी भी नहीं आया। हरिद्वार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो अभी भी देखो ये हरिद्वार है लेकिन अभी भी ये उत्तराखंड में ही है। और नीचे जाएंगे
गढ़मुक्तेश्वर से भी और नीचे जाएंगे तब जाके आएगा एम और वी। कौन सा एम वी? ये मुरली भुजिया भंडार है। मांगीलाल भुजिया भंडार। ये मंदाकिनी और भगीरथी है एम बी। ये डीएनपी। आगे समझना। अब देखो, अब देखो, हो गया, एकदम डिजिटल हो गए हैं। ये फोटो खींच के मुझे ग्रुप में डाल देना, मेरा नहीं, इसका फोटो। ये हटा रहा हूँ, रुक रुक। अब यहीं पर, यहीं लाइन में आएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, इसके जस्ट ऊपर ही है जहाँ ये नदियाँ निकलती है ना, वहीं पर बद्रीनाथ केदारनाथ पर्वत चोटियाँ हैं और तीर्थ स्थल जस्ट इसके ऊपर ही, यूं यूं यूं। और ये जितने भी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, जिसको कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा निकलती है। गंगा से गंगा कहाँ निकली? गंगा निकली क्या ऊपर से? भगीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा। मूल शाखा कौन सी है? वैसे तो भगीरथी ही गंगा है। भगीरथी, भागीरथी है या भगीरथी होता है? भगीरथी होता है, ना कि भागीरथ होता है। भागीरथ नहीं होता, भगीरथ होता है। अब लिखो, बहाव लिखो इस नदी का। गंगा का बहाव कहां कहां से बहती है? गंगा का बहाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में इसकी एक शाखा बांग्लादेश में जाती है, नोट करके लिखिए। पश्चिमी बंगाल में इसकी एक शाखा बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यहाँ एक इस नदी को अपन वापस बनाते हैं। ये इसकी शाखा चलेगी। यहां से एक नदी आती है, क्या नाम है? हैं? धौली गंगा। धौली गंगा। उसके बाद हैं? नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद
पिंडार, इतनी है ना। इधर से एक नदी आती है, क्या नाम है? हैं? मंदाकिनी। और यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है भगीरथी। यहां पर विष्णु प्रयाग, यहां पर नंद प्रयाग, यहां है कर्ण प्रयाग, यहां पर रुद्र प्रयाग, और यहां देव प्रयाग। लाइन से पूछ सकते हैं, गंगा नदी पर स्थित प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सजाओ। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सजाओ। विष्णु भगवान सबसे पहले इस धरती का निर्माण किसने किया? विष्णु भगवान ने किया। ये विष्णु भगवान सबसे पहले, नहीं, नंद विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, नहीं है? पर्यायवाची है क्या? कृष्ण भगवान का नहीं है क्या? नंद नहीं है? पिताजी का नाम क्या था उनके? पालन पोषण करने वाले वही तो, या पिताजी थे? हैं? नंदलाला, तो नंद प्रयाग। फिर हो गया ये कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। देव प्रयाग याद रहेगा आपको, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, सबसे लास्ट में देव प्रयाग। देव से पहले रुद्र प्रयाग, फिर बीच में दो ही तो रहे, नंद और कर्ण। अब ये कहां कहां बहती है देखो, उत्तर प्रदेश में बहती है, फिर बिहार में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिमी बंगाल में इसको हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, पश्चिमी बंगाल में इसे हुगली कहते हैं। हुगली, क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। यदि भी गंगा नदी पर ज्यादा बांध नहीं मिलेंगे, आप ज्यादा बांध नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध स्थित है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी और इधर गंगा नदी, ये दोनों मिलकर के यहां एक डेल्टा बनाती है जिसको युगल डेल्टा कहते हैं। दोनों नदियां, दुनिया में बहुत कम है ऐसा जब दो नदियां मिलकर डेल्टा बनाती है। देख लो, युगल डेल्टा बनाती है, युगल डेल्टा बनाती है। और इसी डेल्टा में सुंदरवन क्षेत्र स्थित है, जो उद्यान है और बायो रिजर्व क्षेत्र है। बायो रिजर्व क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है सुंदरवन का डेल्टा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा है, जो युगल डेल्टा है।
यह बायो रिजर्व क्षेत्र है। भारत में टोटल 18 बायो रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है बायो रिजर्व क्षेत्र है। अठारह बायो रिजर्व क्षेत्र है। नाम सुना होगा, नंदा देवी, मानस, सुंदरवन, मन्नार, शांत घाटी, नहीं सुने नाम? ये सारे बायो रिजर्व है, 18 हैं टोटल। तो ये गंगा नदी का परिचय हुआ, केवल गंगा नदी का। सहायक नदियां अभी तक अपन ने नहीं की है। सहायक नदियों में इतना ही ध्यान रखना है कि उत्तर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। दक्षिण का ध्यान रखना इतना ही, दक्षिण में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, जो मैं आज से पहले 2 बार बता चुका हूं कि दक्षिण से कौन सी नदियां गिरती है और उत्तर से कौन सी नदियां गिरती है। अभी रिसेंटली, अभी मतलब पिछले 5-7 दिन में, आज ही बताया था मैंने एक बार। इससे पहले अपने भौतिक वर्गीकरण किया था, तब बताया था। इधर से काली सिंध से शुरू करो, तीस्ता पे जाके समाप्त कर दो। काली सिंध, शारदा, बीच में रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता। इधर एक ही नदी है चंबल, यमुना, और बाद में आ जाती है सोन नदी। इधर से यूं आएगी, इधर से अगर यूं आएगी यमुना, यमुना में आएगी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और यहाँ आएगी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सोन आएगी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आगे प्रवेश करके सोन नदी आती है। तो गंगा की प्रत्यक्ष यानी दाईं ओर से, यानी सीधे हाथ की तरफ से ऐसे बह रही नदी, यूं बह रही नदी, यानी नदी जिस दिशा में मुंह करके चल रही है, बह रही, उस दिशा की ओर मुंह करके आप खुद खड़े हो जाओ। आपका बायां, नदी का बायां, आपका दायां, नदी का दायां। तो ये बायां और ये दायां, दाईं ओर 2 ही है, एक यमुना है और एक सोन नदी, सहायक नदी, 2 ही है। इधर है बहुत सारी जो हिमालय से निकलती हैं, ये अपन अगली क्लास में करेंगे।